जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के सेशन में फार्मर्स के 9 सवालात के जवाब देंगे। बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल हैं। वीडियो में बने रहिएगा ताकि ये चीज़ें आप सब भाइयों के इल्म में आ जाएँ। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1 सुने। सवाल ये है जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल हैं? डॉक्टर साहब, गाय को 10 जनवरी को सीमन करवाया था, तो 10 दिन के बाद इसको बच्चे ने दोबारा क्रॉस कर दिया, तो 3-4 घंटे के बाद इसके ज़ोर लगाना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में ठीक हो गई थी। इस दिन से जब भी बैठती थी तो सफ़ेद रंग का रेशा वगैरह फेंकती है, तो क्या वो गब्बन होगी? रहनुमाई कर दें। ये रेशा देख लें जी, इस किस्म का ये रेशा फेंक रही है जी। तो ये सवाल है जी इनका। जी पहला सवाल ये कह रहे हैं कि 10 जनवरी को सीमन रखवाया बच्चे को, 10 दिन के बाद उसको फिर बच्चे ने क्रॉस कर दिया, 3-4 घंटे बैठ के ज़ोर लगाती रही है, फिर वाइट कलर का रेशा फेंक रही है। अब ये गब्बन है या नहीं? देखिए, कोशिश करें। पहले तो आपको ये समझना चाहिए, बाद औक़ात ऐसे भी होता है कि जानवर को अगर आपने इंसेमिनेट करवाया हो, उसके 10 दिन के बाद जानवर दोबारा हीट में आ सकता है। इसको स्प्लिट हीट बोलते हैं, ठीक है। या बाज़ औक़ात सिस्टिक ओवरीज के केस के अंदर भी जानवर जो है वो अपने टाइम से पहले बोलता है। पहले तो आपको ये देखना है कि आपका जानवर जो मेट हुआ है बच्चे से, क्या बच्चे ने ज़्यादती की है? बाज़ औक़ात जो यंग बच्चे होते हैं वो नहीं देखते कि जानवर हीट में है या नहीं, बस वो मीटिंग कर देते हैं। पहले तो ये देखना है कि क्या आपका जानवर हीट में था और बच्चे ने हीट में होने की वजह से उसकी मीटिंग की, या आपका जानवर हीट में नहीं था और बच्चे ने उसके साथ ज्यादती कर दी। होता है ऐसे, हमने कई दफ़ा देखा है। गाय हीट में नहीं होती, जवान बच्चे होते हैं वो चढ़ जाते हैं और ज़बरदस्ती लगा भी देते हैं। तो अगर तो ये ज़बरदस्ती लगी है तो फिर जनाब अली 50-50 चांस हैं कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं, ठीक है। अमूमी तौर पे इस किस्म के केस में जो आप बता रहे हैं, अगर जानवर प्रेग्नेंट हो और वो बच्चा उसको लगा दे तो यहाँ पर काम ख़राब होने के चांसेस होते हैं। हमने कई दफ़ा विटनेस किया कि हमारे फार्म पे प्रेग्नेंट जानवर की गलती से मीटिंग हुई और बाद में जानवर ने 2 से 3 दिन बाद बच्चा फेंक दिया। अब चूंकि आपके जानवर को सिर्फ 10 दिन हुए हैं, अब 10 दिन में आपको बच्चा फेंका नज़र तो नहीं आएगा। यहाँ पर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो सकती है, ठीक है, उसके चांसेस हैं। लेकिन ये आपको प्रेग्नेंट है या नहीं ये कन्फर्म होगा कुछ दिनों के बाद। अभी इसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते। अगर आपका जानवर हीट में था और बच्चे ने ज़्यादती नहीं की है तो फिर जनाब अली आपको चाहिए कि अपने जानवर को डॉक्टर से चेक करवाएं और ये पता करें कि इसकी ओवरी पे कहीं सिस्ट तो नहीं बन गया, या अगर स्प्लिट हीट थी तो ओवरीज की सिचुएशन क्या है, उसके ऊपर फिर आपने फैसला करना है। सवाल नंबर 2। सर कैसे? तो सर जानवर है कोई 5 दिन का सोया हुआ, तो इस तरह का मैला फेंका है, तो क्या वजह हो सकती है सर? और जब 1 दिन का सोया हुआ था तो सफ़र करके आया था तकरीबन 100-150 किलोमीटर। तो दूसरा सवाल ये है कि 5 दिन हो गए हैं जानवर को बच्चा दिए, ये कोई सफ़ेद रंग का डिस्चार्ज दे रहा है। अमूमी तौर पे जो जानवर मैला फेंकते हैं उसका ये कलर नहीं होता। मैला जो है वो ब्लड मिक्स्ड होता है, कचलऊ टाइप होता है और उसमें स्मेल नहीं होती। लेकिन जिस किस्म का आप ये मैला दिखा रहे हैं या लोशिया दिखा रहे हैं, आपके जानवर की जो बच्चेदानी है ये ख़राब है। अब आपको करना ये है कि एक तो एंटीबायोटिक जानवर को 5 दिन दें, ठीक है। अमॉक्सिसिलिन और क्लेवोलैनिक एसिड का कॉम्बिनेशन दे दें। साथ में अगर जानवर को टेम्परेचर है तो फ्लोनेक्सन मैक्लोमीन दे दें। जानवर की बच्चेदानी की सफाई करने के लिए यूट्रासान सिरप जो है वो आपने इसको 400 ml को 5 से 6 दिन लगातार पिलाना है। कैल्शियम की थेरापी इसकी आपने लगातार 3 से 4 दिन करनी है। उसके बाद यूट्रस की आपने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और नॉर्मल सेलाइन से वॉशिंग करनी है, ठीक है जी। जब जानवर को बच्चा रही है 20 दिन हो जाएंगे तब दोबारा इसकी यूट्रस की आपने 4 से 5 दिन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन से वॉशिंग करनी है। इंशाल्लाह जानवर आपका बहाल हो जाएगा। ये मैसेज अपने डॉक्टर साहब को सुना दें। सवाल नंबर 3। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? खैरियत से? डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि प्योर एनिमल ख़रीदना हो तो आपका रिकमेंडेशन देंगे किस जगह से ख़रीदा जाए और इंपोर्ट किया जाए कि जो यहाँ पे क्या कहते हैं जैसे जेके डेयरीज़ है, दूसरा सफ़ायर डेयरीज़ है, इन डेयरी से जा ख़रीदा जाए जो यहाँ के एटमॉस्फेयर के अंदर पैदा हुए हैं और यहाँ पे पले बढ़े हैं। तो काइंडली रेट के बारे में भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, इसके बारे में बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगा।
तीसरा सवाल ये है कि ये कहते हैं कि प्योर एनिमल लेना चाहते हैं, रिकमेंडेशन दे रहे कहाँ से लें, इंपोर्ट का जानवर लें या लोकल जानवर लें। देखिए जी, अगर डॉक्टर मुजम्मिल ने फार्म बनाना हो ना, तो डॉक्टर मुजम्मिल कभी भी इंपोर्ट का जानवर नहीं लेगा, ठीक है जी। मैं लोकल जानवर लूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इंपोर्ट के जानवर ख़राब होते हैं। इंपोर्ट के जानवरों में कुछ मसाइल हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पे एक लंबा सफ़र करके जब एनिमल जो है वो समंदर के रास्ते से आपके पास आता है, वो कुछ कमज़ोर हो जाता है, कुछ अबॉर्ट कर जाते हैं, कुछ के थन डेड हो जाते हैं। आप उनका कर कुछ नहीं सकते, वो आपकी मजबूरी है। यहाँ से अगर डॉक्टर मुजम्मिल जानवर ख़रीदता ना फार्म से, जैसे जेके डेयरी फार्म है, हम वहाँ पे जाते हैं, अपनी मर्ज़ी का जानवर निकालते हैं, थन भी चेक करते हैं, बच्चा भी चेक करते हैं। 10, 12 या 15 घंटे के सफ़र पे फार्म पे हमारे जानवर पहुँच जाता है, इसलिए यहाँ पे रिस्क फैक्टर कम है। दूसरा, यहाँ से जानवर आपको सस्ता मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, हम अपने जो डेयरी फार्म्स हैं जो हमारे पास हैं, हम जो प्योर जानवर हैं वो 8 लाख, 8.5 लाख में सेल करते हैं। अगर आप इंपोर्ट का जानवर लेंगे तो वो 10.5 लाख है, तो ऑटोमेटिकली 2.5 लाख का फ़र्क पड़ जाएगा। अगला एडवांटेज ये है कि जब आप इंपोर्ट का जानवर नहीं लेते हो, यहाँ का लोकल जानवर लेते हो, तो वो यहाँ के माहौल से एडजस्टेड होता है, वो पक्के फ्लोर पे रहने का आदी होता है। अगर आप मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया से जानवर लेके आते हैं, तो वो जानवर ज़्यादा ग्रेजिंग के आदी होते हैं। जब उनको ला के आप पक्के फ्लोर पे रखते हो तो उनको अडॉप्ट करने में कुछ टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं है, होता नहीं है, लेकिन उनको टाइम लग जाता है। उसके बाद यहाँ की हमारी वैक्सीनेशन सारी फॉलोड है। जो बीमारी यहाँ पर है वो सारी वैक्सीनेशन हमारे फार्म पर हुई होती हैं। तो इसलिए मैं सस्ते के हवाले से भी, क्वालिटी के हवाले से भी, सिलेक्शन के हवाले से भी मैं हमेशा लोकल जानवर लूँगा। लोकल में हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? जेके डेयरी है, सफायर है, या मैं अपने फार्म से कुछ से जानवर सेल करता हूँ। हमारे पास सेटअप्स हैं, अच्छे जानवर हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ ऑप्शन हैं, लेकिन जानवर उस फार्म से, लोकल सेटअप से लें जिनकी जेनेटिक्स अच्छी हो, ठीक है। सिर्फ चिट्टा डब्बा रंग होना काफ़ी नहीं है। ये ना हो कि कल को आप, मैंने एक फार्म पे जानवर देखे हैं, वो 4,70,000 के पुठे में जानवर, वो प्योर ब्रीड के 7 महीने के प्रेग्नेंट ले आया। जब मैंने जानवर देखे तो वो यकीन करें कि उनकी हालत ऐसे ही थी जैसे क्रॉस के जानवर होते हैं। उनकी मतलब कि क्वालिटी उनमें थी नहीं। तो बात यह है कि क्वालिटी के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन जानवर जो हैं वो अच्छे लें, ऐसे फार्म से लें जिनकी जेनेटिक्स अच्छी हो। सवाल नंबर 4। डॉक्टर साहब, मेरी एक गाय है जो प्योर अमेरिकन है, वो 20 दिन पहले सो गई। एक्सपेक्टेड डेट थी हमारी कुछ और, अभी उसका हमारा क्लोजअप पे हमने डाला ही था, 1-2 दिन उसने क्लोजअप लिया। उसके बाद ना वो अचानक ही जो है ना वो उसने बच्चा दे दिया, और बच्चा भी उसका उल्टा था। बड़ी मुश्किल से हमने उसको काविंग हुई। लेकिन अब इशू ये आ रहा है कि एक तो उसकी जेर थोड़ी सी फंसी हुई है, थोड़ी सी निकल आई है, और दूसरा ये कि वो दूध नहीं दे रही बिल्कुल भी। तो उसका कोई हल बताएं मुझे। 2 दिन हो गए हम उसको सुबह में, और मिल्किंग के टाइम पे कोई दूध नहीं आ रहा उसका। चौथा सवाल है कि ये कह रहे हैं कि हमारे पास प्योर अमेरिकन है, दूसरा सुआ 20 दिन पहले उसने बच्चा दे दिया है, ओखा ओखा बच्चा निकाला है, जेर रोक ली है, अब दूध नहीं है। देखिए जी, हमारा अपना एक्सपीरियंस है, वो जानवर जो टाइम पर बच्चा नहीं देते, 15 दिन पहले या 20 दिन पहले आ जाते हैं, उनमें 2 सिचुएशंस बनती हैं, या तो हैवाना बन गया है या हैवाना नहीं बना। दूध तब आएगा अगर जानवर ने हैवाना बना लिया। अगर उसने हैवाना नहीं बनाया तो भाई दूध नहीं आएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये 20 दिन पहले इसने बच्चा दे दिया, तो 20 दिन के बाद ये दोबारा हैवाना बनाएगी और दूध आ जाएगा। भाई ऐसे नहीं होता, ठीक है, ऐसे नहीं होता। हैवाना जो है वो काविंग के टाइम पे ही बनना है, चाहे वो 20 दिन पहले दिया या टाइम पर दिया। अगर उस वक्त हैवाना बन गया है तो दूध आएगा, उस टाइम हैवाना नहीं बना तो दूध नहीं आएगा। बाकी RFN की आप बात कर रहे हैं कि जेर रोक ली, तो पीछे भी मैंने आपको ट्रीटमेंट बताई है। एक जानवर जिसके अंदर से पीप निकल रही है, जो उसका ट्रीटमेंट है वही आपने इसका ट्रीटमेंट करना है, जानवर आपका बेहतर हो जाएगा। दूध की सिचुएशन जो है वो उसके थन के हवाले से आपको देखना पड़ेगा। सवाल नंबर 5। वालेकुम मुजम्मिल भाई, क्या है? खैरियत से? ठीक ठाक। आपकी वीडियो देखी मैंने यूट्यूब पे, अच्छा लगा देख के। अच्छा मुजम्मिल भाई, मुझे आपसे एक चीज़ पता करनी थी कि आप मुझे कुछ जानवर इंपोर्ट करने हैं थाईलैंड से, तो उसमें मेरी हेल्प कर सकते हो कुछ? जैसे मैं प्रोसीजर वगैरह पता नहीं है और परमिट वगैरह नहीं है मेरे पास। अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो बताएं, और जो भी खर्चा अगर आपका होगा वो मैं आपको बता दूंगा, आपको मैं इंशाल्लाह दे दूँगा। 5वां सवाल ये है कि कहते हैं कि थाईलैंड से जानवर इंपोर्ट करना चाहते हैं। मुझे भी कई सारे लोग कहते हैं कि हम ब्राज़ील से गिरलैंडो लाना चाहते हैं, या कुछ लोग स्पेन में वो कहते हैं हम स्पेन की गाय लाना चाहते हैं, जर्मनी की गाय लाना चाहते हैं। देखिए भाई, ऐसे नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे 10 गायें पसंद करेंगे और ट्रक में लोड करके ले आएंगे, ऐसे नहीं होगा। जो गायें पाकिस्तान में आती हैं ना, वो 2 रूट से आती हैं, या समुद्री रास्ता होगा या हवाई रास्ता होगा। हवाई रास्ता अगर आप अडॉप्ट करते हैं, जहाज़ में लेकर आते हैं हवाई जहाज़ में, तो कम से कम 165 जानवर आपको लाने पड़ेंगे, और हवाई जहाज़ का रास्ता महंगा पड़ता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको ज़्यादा आती है, जानवर जो है आपको महंगा पड़ता है। और कम से कम 165 जानवर आप ला सकते हैं या 150 ला सकते हैं,
ठीक है। अगर आप पूरा जहाज़ करवा के अगर आपने 10 जानवर लेके आने हैं तो आप देख लें जानवर तो आपको फिर करोड़ों में पड़ेगा। दूसरा ये है कि आप जो है समुद्री रास्ता उससे लेकर आएँ। अब समंदर के अंदर जो है आप शिप लेकर आएंगे, शिप जो है कम से कम 1200 जानवरों का आता है। अब आपने लेने हैं 10 जानवर या 15 जानवर, तो 1200 कैटल कहाँ से लेकर आएंगे? तो सारी बातें बाद में है कि आपको परमिट चाहिए, ये करना है, वो करना है, लाइसेंसिंग ब्ला 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 ब्ला। उससे पहले ये बहुत बड़ा पंगा है कि आपके पास इतने फार्मर हों जो 8, 10, 15, 20, 25 वाले फार्मर हों, सारे मिल जाएं, पैसे इकट्ठे करें, बेशक शिप बाहर से ले आएं। अब आप अकेले को तो 1500 जानवर नहीं चाहिए ना, या आप अकेले को तो 150 जानवर नहीं चाहिए, इसलिए ये प्रॉब्लम आ जाता है। फिर आपको किसी ना किसी इंपोर्टर के साथ जुड़ना पड़ता है। अब इंपोर्टर जो है वो आपको वहीं से जानवर ला के देगा जहाँ से वो लेके आ रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है या अमेरिका है। वो ऐसे तो नहीं करेगा कि आपके 10 इकाइयों के लिए स्पेन पहुँच जाए या जर्मनी पहुँच जाए या थाईलैंड पहुँच जाए शिप भरने के लिए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। सवाल नंबर 6। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब इन्फॉर्मेशन लेनी है आपसे कि मेरी एक ना भैंस थी पेरेंट ड्यूटी थी, तो वो मैंने क्रॉस कराई थी तकरीबन 3 माह पहले। जब कल चेक करवाई है तो वो खाली निकली है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ना बच्चेदानी कमज़ोर है, तो आप मुझे बताएं प्लीज़ बच्चेदानी ठीक हो जाए कमज़ोर ना, और क्या चीज़ है जैसे वो जल्दी हीट में भी आ जाए, बच्चेदानी भी ठीक हो जाए, फैमिली इलाज भी मैं सिखा देना। कोई बात नहीं। सवाल नंबर 6 ये है कि पेलन है झोटी, उसको क्रॉस करवाया 3 महीने पहले, अब खाली निकली है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं इसकी बच्चेदानी कमज़ोर है। देखें जी, बच्चेदानी कमज़ोर है तो फौरी तौर पे उसको दवाई के तौर पे, मैं फिर कह रहा हूँ कि दवाई समझ के साइलेज इस्तेमाल करें। आप समझें कि साइलेज जो है, मकई का साइलेज जो है, ये इसकी दवाई है, जितना खाती है खाने दें। साथ में उसको अच्छी क्वालिटी का, अच्छी प्रोटीन का तकरीबन 2.5 से पौने 3 किलो भंडा दें, और ज़बरदस्त क्वालिटी के मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स अच्छी क्वालिटी के हमारे पास अवेलेबल हैं, मुझसे रब्ता कर लें, मैं आपको भिजवा दूंगा। वो आपने 100 ग्राम पर डे और 50 ग्राम बाईपास फैट आपने दे दी। ये आप इंशाल्लाह 1.5 महीना ये प्रैक्टिस करेंगे तो जो आपके जानवर की बच्चेदानी कमज़ोर है वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी। इसमें टाइम लगेगा, ऐसे नहीं होगा कि आज हम शुरू करेंगे 4 दिन बाद ठीक हो जाएगी, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपको सिर्फ खुराक पे जोर देनी है। जब एक दफ़ा बच्चेदानी स्ट्रॉन्ग होगी, ओवरीज का साइज़ बेहतर होगा, तो फिर इंशाल्लाह हम इंजेक्शंस पे जाके उसको बेहतर कर सकते हैं। सवाल नंबर 7। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਸਰ? ਗਾਂ ਸੂਈ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਲੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਚਵਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਣ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇਈਏ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡੇ ਦੀ ਫੀਡ ਕਰਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਾ ਦਈਏ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जी, सवाल नंबर 7 है कि गाय ने बच्चा दिया है, उसको भाल हो गई है, वो कहते हैं कि चुवाई जो है वो मुकम्मल करें या ना करें, और वंडा जो है वो चुवाई से पहले दें या बाद में दें। देखिए, बाल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जानवरों में बाल हो जाती है। बच्चा देने के बाद 10-12 दिन के अंदर ये बाल उतर जाती है। अगर बहुत ज़्यादा हो और जानवर उठने बैठने से तंग हो, जानवर के हैवाने में सोजन इतनी शदीद हो कि हैवाने के लिगामेंट्स के टूटने का खतरा हो, तब इसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं होती। मिल्किंग जो है वो आपने जनाब अली पहली 2 मिल्किंग से इनकम्प्लीट करनी होती, थोड़ा थोड़ा दूध छोड़ दें। 3rd मिल्किंग आपने कंप्लीट करनी है। और भल जब जानवर को होती है तो अमूमी तौर पे मिल्किंग थोड़ी मुश्किल से होती है अगर आप हैंड मिल्किंग कर रहे हैं। मशीन का तो मसला कोई नहीं, मशीन तो सारा दूध निकाल देगी। अगर आप हैंड मिल्किंग कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना होगा, जानवर पेन भी लेता है। तो दूध नहीं छोड़ना थनों के अंदर, याद रखिएगा। अगर मेस्टाइटिस हो गया तो ये बड़ा ख़तरनाक होगा, साड़ू यहाँ पे बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। वंडा जो है, देखें जी, आप हमारी रूटीन है फार्म पे, हम मिल्किंग करते हैं, उसके फौरी बाद जानवर को वंडा देते हैं, फौरी बाद, ठीक है। TMR बना देते हैं, साइलेज वंडा मिक्स करके दे देते हैं, ठीक है। एक चीज़ का ख्याल रखें, अपनी प्रैक्टिस बना लें कि कैल्शियम थेरापी जो है जानवर की बच्चा देने के बाद 4-5 दिन लाजमी कर दिया करें। अल्फा कार्डिज सिरप अवेलेबल मार्केट में, वो आप बेशक 300 cc जानवर को बच्चा देने के बाद 5 दिन लगातार पिला देंगे तो इंशाल्लाह उसका फ़ायदा हो जाएगा। सवाल नंबर 8। डॉक्टर साहब सुनाओ, क्या हाल है? ठीक हो? से ठीक है डॉक्टर साहब, मेरी ना मज सुई है तकरीबन, उन्होंने अज तीसरा दिन है, तो ਉਹਦੀ डिवर्मिंग करना चाह रहे हैं, समय ਕੱਢ सकना कि ये नहीं कर सकते? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। दूसरी गल डॉक्टर साहब, मज मेरी ना सूई है, तीसरा दिन हो गया, तो ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਵੀ, यानी ड्राई पीरियड है ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੰਡਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਠੀਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੰਡਾ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ज़रा ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਓ। 8वां सवाल ये है कि बच्चा दिया भैंस ने, उसकी डिवर्मिंग कह रहे हैं जी 3 दिन हो गए, कर दें या ना करें। दूसरा 2.5 महीने का ड्राई पीरियड दिया है और दूध कोई नहीं है। पहली बात तो ये है कि डिवर्मिंग जो है वो ज़रूरत पड़ने पे करनी चाहिए, शौकिया डिवर्मिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं बैठा हूँ, ये इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं,
और मुझे नहीं याद कि मेरी डिवर्मिंग लास्ट टाइम कब हुई है, आपको भी पता नहीं होगा आपकी लास्ट टाइम कब हुई है। जानवर ठीक है, सेहतमंद है, खा पी ठीक रहा, बॉडी पे शाइन पूरी है, डिवर्मिंग करने की बिला वजह ज़रूरत नहीं है। अगर आपके जानवर को ज़रूरत है, आपने उसकी फीकल रिपोर्ट करवाई है, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ने पे आपको लाजमी करवानी है। फिर 2 दिन हो बच्चा दिए को, 3 दिन हो, 5 दिन हो, 10 दिन हो, ज़रूरत है तो करवानी है। अगर ज़रूरत नहीं है तो कोई आपको ये शौकिया डिवर्मिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप कह रहे हैं भैंस को 2.5 महीने का ड्राई पीरियड दिया है, भाई मैं आपको मशवरा दूंगा भैंस को कम से कम ड्राई पीरियड कम से कम 3 महीने का दें, इससे भी ज़्यादा दें तो कोई हर्ज नहीं है। ये भैंसों का जो थोड़ा सिस्टम है मुख्तलिफ है गायों से। 2.5 महीने का ड्राई पीरियड भैंसों के लिए थोड़ा है, कम से कम 3 महीने का ड्राई पीरियड दें। बाकी जब तक हैवाना नहीं बनेगा दूध कहाँ से आएगा भाई, ठीक है। एक ड्राई पीरियड 3 महीने ज़रूरी है, दूसरा आखिरी महीने में जानवर की क्लोजअप की जो तैयारी है वो ज़रूरी है। आपका जानवर हैवाना बनाएगा तो दूध आएगा, अदरवाइज अगर उसने हैवाना पूरा नहीं बनाया तो दूध भी नहीं आएगा। सवाल नंबर 9। अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये बताएं कि भैंस की चवाई जो है वो थोड़ी सख्त है, तो उसको नरम करने के लिए कोई है मेडिसिन या कोई चीज़ इस तरह देसी नुस्खा? शुक्रिया। जी आखिरी सवाल ये है, ये कह रहे हैं कि बहुत सख्त चवाई है भैंस की, नरम करना चाहते हैं। मैं बताता हूँ जी कि हमारे पास चूँकि हमने हैंड मिल्किंग बहुत ज़्यादा की है फार्म पे। मैं पाकिस्तान में फैसलाबाद का वो वाहिद फार्मर था जो गायों की मिल्किंग हाथ पे करवाता था। 2600 लीटर दूध रोज़ का हम हाथ से निकाला करते थे। 2600 लीटर सर मान ही रखता है, बहुत दूध होता है। और भैंसों की मिल्किंग तो खैर हमारे पास शुरू से हाथों पे ही होती आ रही है। तो मिल्किंग में ना जी कुछ जानवर आ जाते हैं, कुछ भैंसें आ जाती हैं, कुछ गायें आ जाती हैं जो बहुत चीड़ी होती हैं, मुश्किल से चवाई होती है। मुझे आज भी याद है 1100 नंबर गाय थी हमारी, वो इतनी चीड़ी थी जनाब, वो हो 186 नंबर गाय बहुत चीड़ी थी जनाब, चोने वाले की बस हो जाती थी। और जिस ग्वाले को हम वो गाय देते थे तो उसकी ना उसकी शक्ल उतर जाती थी। इसी तरह एक हमारी भैंस मुकाबले में गई, उसके नीचे दूध था कुछ 16-17 लीटर, और वो जो ग्वाला उसकी मिल्किंग करता था ना उसकी बस हो जाती थी। और मैंने एक गाय लेके गया मिल्क कंपटीशन में, उसने मुकाबला जीता 2012 में। उसके नीचे टाइम का 17 लीटर दूध था, उसने 51 लीटर दूध दे के मुकाबला जीता। उसकी चवाई भी बहुत सख्त थी कि मैं वो बंदा था जो 2012 में पूरी लाइन की मिल्किंग कर लेता था, 12 जानवरों की मिल्किंग में कर लेता था। तो जब मैं उसकी मिल्किंग करने बैठा ना तो 14 लीटर दूध निकाल के मेरी बस हो गई थी। मैंने फिर ग्वाले को बुलाया कि बकाया दूध निकालो, नहीं निकाल सका था, बहुत मुश्किल हो गया था। देखिए हमने इसके ऊपर बड़ा कुछ किया, जिसने हमें जो कोई देसी डेट का बताया, ऐ कर दो, ऐ फलानी खीर दे रहे हो, फलानी आइटम दे रहे हो, हमने बड़ा कुछ करके देखा, लेकिन भाई कोई इफाका नहीं हुआ। आपको यूट्यूब पे चले जाएं, आप सर्च करें, आपको 1050 नुस्खे मिल जाएंगे कि अगर आपके जानवर की चवाई सख्त है तो ऐसे नरम करनी है। हमने बड़ा कुछ करके देखा भाई, चवाई कोई नरम नहीं होती। हाँ, अब एक चीज़ आपको और बताता हूँ। हमने अपने फार्म पे एक ख़ास ग्वाला रखा हुआ था जिसका नाम था कुर्बान। कुर्बान साहब जो थे माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत तगड़े थे। उसको हला शरीफ दे के ना जी हम उसे कहते थे कि यार आग तेरू गां देती है, मतलब पंजाबी में क्या बात कर रहा हूँ, ये आपको गाय दे दी है, ये आपको भैंस दे दी है। 1.5 महीने के बाद हमें इसकी चवाई नरम चाहिए, ठीक है। तो वो करता क्या था कि वो उस जानवर की चवाई जो थी ना फुल जोर से, जिन्होंने कहते हैं ना चंगी मंड के चौंदा सी जनाब। मुझे याद है कि 1100 नंबर गाय जिसकी मिल्किंग मुश्किल से होती थी, उस बंदे ने 1.5 महीने में चंगी तरह उसकी मंड के चवाई की। 1.5 महीने के बाद उसमें 50% का फ़र्क पड़ गया था, उसकी चवाई में फ़र्क आ गया था। तो इसलिए हमारा एक्सपीरियंस तो ये है कि जिस जानवर की चवाई सख्त है उन्होंने ज़रा मंड के चोवो 1.5-2 महीने, आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे उसमें फ़र्क आ जाएगा। अगर आप कोई नुस्खा जानना चाहते हैं कि फलानी खीर दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो हमने यार बड़ा कुछ करके देखा, कोई कामयाबी हमें नहीं मिली। अगर मिली होती तो मैं आपसे ज़रूर शेयर कर लेता। ले जी आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।